नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार के औरंगाबाद जिले में एक ओबरा विधानसभा क्षेत्र है। बिहार विधानसभा चुनाव की गतिविधियां चरम पर हैं। ऐसे में अतीत में भी झांका जाना चाहिए और एक नारा लगा करता था कभी ओबरा में कि राम लखन के दे दो तार, राम विलास की हो गई हार। मैं यहाँ पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में रामविलास सिंह जो ओबरा से विधायक रहे, दाऊदनगर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक हो रहे थे, 5 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री बने, उनके विरुद्ध कोई बात नहीं है। लेकिन जब बात निकलती है तो बात आ भी जाती है सामने। हमारे साथ हैं राजीव रंजन सिंह जी, जो वर्ष 1980 से लगातार कई बार ओबरा विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा में लड़े, लोकसभा का भी चुनाव लड़े। तो मैं ये जानना चाहता हूं इनसे और आपको बताना चाहता हूं तमाम दर्शकों को कि कभी कभी अतीत भी झांकना पड़ता है। तो आखिर 1980 में ऐसा क्या हुआ था कि इस तरह की नारेबाजी हुई, और वो कौन से कारक थे कि इस सोशलिस्ट धरती पर आज तक मात्र एक बार दक्षिण पंथ का पताका फहराया केसरिया। और 1980 में वीरेंद्र सिंह जो हसपुरा प्रखंड के कोइलवा के निवासी थे, ओबरा के विधायक बनते हैं। उसके बाद कभी भी यहाँ गैर सोशलिस्ट की जीत नहीं हो सकी। हाँ, बाद में लाल झंडा 2 बार 95 और 2000 में राजा राम सिंह चुनाव जीतते हैं, 1 बार निर्दलीय सोम प्रकाश भी जीतते हैं। अन्यथा प्रायः हमेशा जो सोशलिस्ट रहे वही चुनाव जीतते रहे। तो 1980 में रामविलास दाऊदनगर छोड़ो, अहियापुर में दहिया बेचो, राम लखन को दे दो तार, रामविलास की हो गई हार, कौन से समीकरण थे, क्या वजह थी? उस चुनाव में पहली बार चुनावी राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के लोक दल से आए उनके विश्वास पात्र राजीव रंजन जी हैं हमारे साथ। नमस्कार आपका भैया। 1980 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं जब एक सोशलिस्ट धरती पर केसरिया पताका फहरता है? किसको जिम्मेदार मानेंगे इसके लिए? मैं अपनी बात की शुरुआत समाजवाद के आंदोलन से करता हूं। 77 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जनता पार्टी संयुक्त के इलेक्टेड मुख्यमंत्री वोट से हुए थे, और वोट से जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जिसमें पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया। उसमें उच्च जाति की महिलाओं को भी मिला और उच्च जाति के 3% उन लोग को भी आरक्षण दिए थे, आर्थिक रूप से जो कमजोर। हाँ, और उन्होंने किसी पिछड़ी जाति को आरक्षण में प्रमोशन नहीं दिया था। मैंने उसको कर्पूरी फार्मूला कहा गया, जो दुनिया में आज उसको एक्सेप्टेंस हो रहा है भारत में, कर्पूरी फार्मूला ठीक है। बावजूद जब ठीक था तो उनके आरक्षण लागू करने के बाद बिहार में आरक्षण कहाँ से आई? तो कर्पूरी जी की माँ के नाम से गाली दिया गया। बहुत भद्दा गाली है, वो तो हम लोग बोल भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे आदरणीय नेता हैं। और कर्पूरी ठाकुर केवल राजनेता नहीं, महान समाज सुधारक, भारत रत्न इसीलिए मोदी सरकार ने लेकिन दिया। बिल्कुल भाई, मैं कहने जा रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व में महात्मा गांधी की विनम्रता, लोहिया की तेजस्विता और अंबेडकर की जातीय पीड़ा संयुक्त रूप था। कर्पूरी ठाकुर के चेहरा को ध्यान से देखिएगा, उसका ललाट, लीलार, बात में, तो तीनों का सम्मिश्रण थे कर्पूरी ठाकुर, जिसको रामविलास शर्मा कम्युनिस्ट इतिहास लेखक ने लिखा, भारत, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं। तो मैं वहां पढ़कर विश्लेषण करता हूं। अब कर्पूरी ठाकुर को जो सही मूल्यांकन हुआ, किसी दल का भारत प्रधानमंत्री होता है, किसी दल का रहेगा ही, लेकिन भारत के जब प्रधानमंत्री के रूप में अगर नरेंद्र मोदी पिछड़ी जात में नहीं पैदा होता, जातीय अहंकार में होता कि तेली के धक्के से जतरा बिगड़ा, अगर ये नहीं होता तो कर्पूरी ठाकुर को किसी से अब भारत रत्न मिलने का कोई सवाल आप विमर्श को तो नहीं दिशा दे दी है। आपका ये कहना है कि अगर जातीय जो श्रेष्ठता बोध लोगों का होता है, जो तथाकथित श्रेष्ठ स्वघोषित जातियां हैं, उनसे अगर पीड़ित नहीं होते नरेंद्र मोदी तो ये नहीं करते, तो वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं देते। मैं खुल के कह रहा हूं, कहा इसके पहले भी सरकारें बदली, वीपी सिंह भी प्राइम मिनिस्टर हुए, सारे लोग हुए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कोई नहीं दिया। तो इसमें तो ये कहेंगे, ये भी फिर निकलेगा कि भारत का प्रधानमंत्री चूंकि पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इसलिए उसने कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान दिया। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी दल से उनकी प्रतिबद्धता कहाँ है, कहाँ प्रचारक थे, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। नरेंद्र मोदी चाहे जिन कारणों से दिया, लेकिन हम उसका सोशल कारण मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वोट के लिए दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भाजपा का चाल, चेहरा, चरित्र भी बदला, सब बदला है। और कैसे बदला?
कि ये तो अलग विश्लेषण है। तो अलग छोड़ तो दीजिए। अब आते हैं ओबरा पर। बिल्कुल। हाँ, ओबरा पर ही केंद्रित करिए इस हाँ, वीडियो में। हम वही करने कर रहे हैं कि कर्पूरी जी ने जब वो चीज दिया और इसी पर पार्टियां टूट गई। उसमें हुआ कि भाई जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी भाई देसाई थे, हो गया कि लोक दल के चीफ मिनिस्टर बिहार में कर्पूरी ठाकुर, नंदिनी सतपथी उड़ीसा में थी, चरण सिंह के कोटा के, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में देवीलाल थे। आई 1 बाय 1 करके स्टेप डाउन शुरू किया राम नरेश से लेकर वहां से, उसके बाद लास्ट में कर्पूरी ठाकुर आए, फिर देवीलाल। तब इनके पार्टी के अंदर इनर कंट्राडिक्शन हुआ, तो हुआ कि अब आप देख रहे हैं सब आपके मोहरे खत्म हो रहे हैं, आपके बातचीत मारे जा रहे हैं, आप तमाशा देख रहे हैं दिल में रहकर। और फिर चरण सिंह को भी मंत्रिमंडल में गृह मंत्री से हटा दिया गया। पार्टी के इनर उसमें बीजेपी का बहुत दबाव था। चरण सिंह ने चूंकि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था और इस देश का स्वर्ण नेतृत्व पार्टी के अंदर सब नाराज हो गए कि नहीं, किसी को तो गलती की थी लेकिन वो ब्राह्मण की बेटी थी, जवाहरलाल की बेटी, इसको गिरफ्तार चरण सिंह किया शुद्ध होकर, तो इसलिए इसको मंत्रिमंडल से बाहर करो। मोरारजी ने बाहर किया। यहाँ भी जातीय कास्ट बिल्कुल। फैक्टर था। और इसके बाद सबको स्टेप डाउन किया गया, कोई कारण नहीं था। राम नरेश यादव ने खाली बोला कि नहीं, जो सोशल जस्टिस से वंचित लोग हैं उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, तो सरकार से वापस, चूंकि उस समय बीजेपी भी साथ में थी सरकार के समर्थन से, कर्पूरी जी को भी बीजेपी के साथ सरकार में बने थे, 77 मुख्यमंत्री बने, तो ये सब लोग मिलकर खत्म किया। और तब ये पार्टी टूटी, तो पार्टी का नाम बना जनता दल एस, सेकुलर। और उसी पार्टी का नाम फिर लोकदल बना, जिसका चुनाव चिन्ह औरत के माथा पर टोकरी था। और वो हाँ, उस राष्ट्रीय पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनकर 1980 में मैं उनको अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया ओबरा विधानसभा क्षेत्र से, और प्रथम चुनाव 27 वर्ष की उम्र में वहां शुरू किया। तो आपके आने से समाजवादी रामविलास सिंह को हार गई, ये नारा क्यों लगा? राम लखन को दे दो तार, रामविलास की हो गई हार। इसीलिए कि समाजवाद की धरती पर रामविलास बाबू प्रतिक्रांति के प्रतीक हो गए। समाजवाद के जीवन शुरू किया, लेकिन प्रतिक्रांतिवादी कार्य हो गए। जब कर्पूरी जी चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, तो कर्पूरी जी को इन्होंने वोट नहीं दिया था, और कर्पूरी जी को नहीं वोट देने के कारण इनको मंत्री नहीं बनाया गया था उस समय, रामविलास बाबू को तो नहीं मंत्री बनाया गया। तो इनके मन में पीड़ा थी। कर्पूरी जी बोलते थे कि बधिया आरक्षण कर्पूरी ठाकुर लागू किया है। हाँ। जादवों का गला काट दिया, जादव के वोट से चीफ मिनिस्टर बनता है, मैंने जितना था गंदा प्रचार। तो पार्टी की लाइन पर जब वोट हुआ तो हम उम्मीदवार बने। रामविलास बाबू जनता पार्टी में थे, सत्येंद्र बाबू बसावन बाबू के साथ, तो उम्मीदवार बने। कांग्रेस से सिद्धनाथ यादव आया, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, ओबरा से, देहरी से आया, यहाँ का रहने वाला भी नहीं था, लेबर लीडर था डालमिया नगर। हाँ। तो हम लोग चुनाव मैदान में थे। यहाँ के बौद्धिक तबका जो था 90% आबादी वाला, पढ़ा लिखा नौजवान, वकील, प्रोफेसर, बौद्धिक लोग, वो मेरे साथ। 90% कहने का मतलब गैर सवर्ण आबादी में से, बिल्कुल वो मेरे साथ लोग थे। रामविलास बाबू हाशिए पर थे चुनाव प्रचार के दरमियान, इनका कोई स्थिति नहीं था। तो अब इनके लोग सलाह दिए कि अब जात के सहारा में, रामलखन सिंह यादव कांग्रेस अर्श में थे, संगठन कांग्रेस में, उनको जाके पैर पकड़िए और वो आएंगे तो आपको जात के नाम पर वोट मिलेगा। ये गए, उनको कहे भाई मैं तो पार्टी में नहीं हूँ, तुम कहाँ हो? हम कांग्रेस में। कहें कि जात के नाम पर चुनो, हमारी जमानत जब्त हो जाए। तो जमानत जब्त के नाम पर कैसे मिला जुला कर वोट के लास्ट अंतिम भाषण जिस दिन होता है, 24 घंटा पहले, उसमें वो आए गर्ल हाई स्कूल के मैदान दाऊद नगर में, उनका भाषण हुआ मौलाबाग में। और मैं चुनाव प्रचार से आया, गाड़ी अलग करके मैं बैठ कर भाषण सुन रहा था। रामलखन सिंह यादव जी का भाषण यही शुरू होता है। ओबरा विधानसभा क्षेत्र के भाइयों, खास करके यादव भाइयों से मैं निवेदन करने आया हूँ कि यहाँ 3 यादव उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 3 कौन कौन यादव थे? रामविलास बाबू जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस नेशनल कांग्रेस से सिद्धनाथ यादव आया है डालमिया नगर से, और यहाँ के क्षेत्रीय उम्मीदवार और नौजवान उम्मीदवार राजीव रंजन सिन्हा है। सिन्हा मेरी टाइटल थी, उसी चुनाव भी लड़ रहे थे, विद्यार्थी जीवन शास्त्र सिन्हा में लिखता हूँ। तो कहीं कि राजीव रंजन के साथ मालूम है कि सारा समाज के प्रबुद्ध लोग उधर है, लेकिन उनसे मैं विनती करता हूँ कि यादव का सबसे बूढ़ा नेता मैं हूँ। यादव जाति इस बार मेरे कहने पर रामविलास बाबू जैसा सीनियर पूर्व मंत्री को एक बार अवसर दे। राजीव रंजन भविष्य का बहुत बड़ा नेता होगा, उसका मेरे तरफ से आशीर्वाद भी है। मतलब आपका विरोध नहीं किए, यही राजनीति है। यही राजनीति है। लेकिन समाजवादी आंदोलन की धरती पर इस भाषण के बाद, रामलखन बाबू के भाषण के बाद जो विष बल बोआया, उसी का प्रतिक्रिया वो था चुनाव रिजल्ट के बाद कि रामलखन के 2-2 तार, रामविलास की हो गई हार। रामविलास दाऊद नगर छोड़ो, अहियापुर में दहिया बेचो। उसका प्रतिक्रिया का हुआ कि समाज में जो हार के बाद जो समीक्षा और जो गुस्सा बढ़े, उन लोग को लगा कि राजीव रंजन के चलते हमने की गाली सुने पड़ी थे।
मैं आपके माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरे बिहार की 90% कमेरो वर्ग के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसका नारा लगाया था बाबू जगदेव प्रसाद बिहार लेनिन ने, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन और धरती पर अधिकार होगा। मैं उस विचार से लोहिया के था सास पीछे सुसुल स्टोर ने बांधेगा तो पिछड़ा पावे 100 में 60। तो हम उससे आगे बढ़ गए जब बाबू जगदेव प्रसाद के नारा पर हम 90% आबादी का रिप्रेजेंट कर रहे थे और 90% आबादी को राम लखन बाबू जैसा वरिष्ठ नेता, मैं उनको बहुत श्रद्धा से याद कर रहा हूँ, इस दुनिया में नहीं है, सुख शुभ से रहें जहाँ आशीर्वाद दें। और नेता ही नहीं, वो रिश्ता में मेरे वाइफ के नाना भी लगते थे। अच्छा, ये भी एक मेरा रिश्ता था उनसे। लेकिन जो परिस्थितियां आई सामने, इतिहास जब मूल्यांकन करेगा तो मैं बताना चाहता हूँ ये सब 90% आबादी के लोगों को कि राजीव रंजन के कारण राम विलास बाबू नहीं हारे। गंगा के उल्टी धारा बहाने के लिए 2 दिन पहले राम लखन बाबू नहीं आते तो राजीव रंजन की सीट जीत निश्चित होती और कभी बीजेपी का यहाँ 20 बेल नहीं हुआ था, जिसका आज तक हमको अफसोस है। अच्छा, मैंने वीरेंद्र बाबू के विधायक बनने से आपको अफसोस है? बिल्कुल। क्यों? इसलिए अफसोस है कि समाजवाद की धरती जिस पर पदारथ बाबू जैसे लोग उस समय के ग्रेजुएट और मिल्टन स्कूल के हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, स्वतंत्रता सेनानी, इंटर स्कूल ही उसको करे जिसको आप अशोक हाई स्कूल कहते हैं, अशोक इंटर स्कूल हो गया। इंटर हो गया। और उस समय जब हुआ कि जब दुगल कंस्टिट्यूएंसी में अनुग्रह बाबू लड़ रहे थे, हो रहे थे नवीनगर से, यहाँ से भी लड़े थे। नवीनगर में अब्दुल गफूर हारे, अभी जीते, और दुगल कंस्टिट्यूएंसी में, दुगल कंस्टिट्यूएंसी होता था उस समय, न आदमी दो जगह से लड़ता है। हाँ। तो उस समय हुआ कि भाई अनुग्रह बाबू बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, इनके साथ उम्मीदवार हमारा कौन होगा। तो सब दरगाही बाबू मुख्तार थे हंसपुरा के, हरेश्वर जी के पिताजी वहाँ रहते थे, संपन्न भी थे, पढ़े लिखे भी थे। और उस समय 1930 में त्रिवेणी संघ बना था, उसका असर भी था। केशव बाबू जिंदा थे, त्रिवेणी संघ के इस जिला के सेक्रेटरी थे उस समय, बारून केशव बाबू यादव जी। तो हुआ कि बारून केशव बाबू बोले आए स्कूल में पदार्थ बाबू के पास कि अब विद्वान से विद्वान लड़ा तो ठीक रहा। दरगाही बाबू सब इनको खा लो, कहीं कम इस्तीफा नहीं करेंगे, हमारा बाल बच्चा के रोजी रोटी नहीं होगा, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। तो उसी संदर्भ में मतलब ये नारेबाजी हुई, उसी संदर्भ में हुआ। मेरा कहना है चुनाव हार जीत से मतलब नहीं है, अभी तक ऐसा अश्लील नारा कभी नहीं लगा था, कोई जीता कोई हारा। अब एक बात ओबरा की खासियत रही है, अनुग्रह बाबू भी कहते थे कि पॉलिटिकल वर्कर ओबरा विधानसभा जैसा किसी पॉलिटिकल दल में नहीं है। सत्येंद्र बाबू भी कहते थे कि यहाँ के वर्कर की शालीनता कतनों को अपना अलग अलग रहे, मंच पर जाइए लेकिन साथे बैठ के चाय उस चुनाव के बाद आपके मन में रामविलास बाबू को लेकर खटास पैदा हुआ होगा, कभी मिले कि नहीं? नहीं, रामविलास बाबू को मैं हमेशा इज्जत किया, चूंकि रामविलास तो बाद में भी मिले हैं। नहीं, रामविलास बाबू चूंकि उनकी भतीजी हमारी भावा है, रामानंद सिंह जी की बेटी, तो रिश्ता में हमारे ससुर हुए। और रिस्पेक्ट, पारिवारिक जीवन का रिस्पेक्ट मेरा कभी कमा नहीं। और उसमें रामविलास बाबू की राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, तो इतिहास में गाली भी उनको सुनने का मौका मिला। हमको अफसोस इसलिए भी नहीं होगा कि रामविलास बाबू पता नहीं वो त्याग थोड़ा सा करते तो इतिहास पुरुष हो जाते, और त्याग नहीं करने के कारण इतिहास थोड़ा कलंकित हुआ। तो आप फिर उसके बाद रामविलास बाबू से मिले कि नहीं? रामविलास बाबू मेरे राजनीतिक नहीं मिले। रामविलास बाबू ओबरा में हम पुलिस जुर्म के खिलाफ बड़ा आंदोलन के 26 जून 84 को, हाँ, कर्पूरी ठाकुर जी आए थे। रामविलास बाबू मेरे दल में नहीं थे, लेकिन उस रामविलास बाबू उस मंच पर 40,000 की सभा में मैंने, चूंकि मैं ही उसका ऑर्गेनाइजर था, मैं उनको बोलने का मौका दिया और वही उनको रास्ता मिल गया। फिर पार्टी में 2 महीना पहले ज्वाइन किए और 99.9% कार्यकर्ता मेरे साथ था। राम सेवक सिंह कुशवाहा पार्टी के पर्यवेक्षक बन के आए थे, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि 99.9% कार्यकर्ता राजीव रंजन का साथ है। गवर्नमेंट का CID का रिपोर्ट था कि इसका छवि पाक साख है, चुनाव जीतेगा। लेकिन समस्तीपुर चुनाव कर्पूरी लोकसभा हार गए थे इंदिरा जी की हत्या के बाद रामदेव राय यादव से, यादव उनको वोट नहीं दिया। और हमारे टिकट पर जब बहस चली, शिवनंदन पासवान बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उनके घर में मीटिंग चल रही थी। कर्पूरी जी जब खड़ा होकर बोले कि वो ओबरा से 99.9% कार्यकर्ता प्रेक्षक का रिपोर्ट राजीव रंजन के पक्ष में, पार्टी को बुरा दिन में उसने खड़ा किया है और उसके टिकट का सबसे अधिकार पहले उसका है, पार्टी को सिंचा है, और तो इस पर विचार किया जाए। तो आदरणीय लालू जी ने, उस समय पार्लियामेंट्री बॉडी स्टेट को उनको बनाया गया था, वो कहा कि कर्पूरी जी ये यादव कोटा है, यादव कोटा अब हम लोग तय करेंगे, आप समस्तीपुर चुनाव हार गए हैं, इसके लिए अब आप उसके अधिकृत नहीं हैं। अच्छा। कर्पूरी जी भारी मन से फाइल फेंक दिए, कहा कि इसको यादव पार्टी बना दो, भाई साहब चुनाव चिन्ह रख लो, मेरा नाम काट दो, मैं नहीं लड़ूंगा, चले आए।
मैं कर्पूरी जी हमको बुलाए थे शाम को अपने डेरा पर आओ, शाम को हम उनके डेरा पर गए, उधर से आया बहुत उदास, आकर बोले कि राजीव रंजन तुम्हारा गर्दन कट गया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, मैं हमको बहुत तुम्हारे सामने मैं शर्मिंदा हूँ। हम कहा कि आप हमारे नेता नहीं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, हमारे टिकट के लिए राजनीति में नहीं आते मेले बनने के लिए, हम तो आंदोलन में आए, आपको अपना आदर्श माना, लोहिया की किताब पढ़े थे, और जब तक आप जिंदा रहिएगा अब आप सुख सुख हम फिर 80 के बाद आप ओबरा में कब कब चुनाव लड़े? तो 85 में मेरा टिकट कट गया, फाइनल टिकट रामविलास बाबू को मिल गया, 85 भी वो जीत गए, 85 भी जीते, 90 भी जीते, 90 भी जीते, 95 में वो हारते हैं और फिर उसके बाद कभी जीते नहीं। जीते नहीं। तो और आप? हम फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़े, निर्दलीय, हमको मैंने सब वर्कर बाध्य कर दिया, हम चुनाव लड़े 85 में निर्दलीय, फिर हार गए आप? हार गए। 90 में हम चुनाव, 85 बाद कोई चुनाव नहीं लड़े, कोई चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद हम चुनाव लड़े कब? 2004 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा लड़े, औरंगाबाद लोकसभा, और 5 में 6 महीना पर समाजवादी पार्टी से मैं विधानसभा ओबरा लड़ा, 6 महीना के चुनाव पर। इसके बाद मैं कोई चुनाव फिर नहीं लड़ा, उसके बाद से विधानसभा का 2005 का दोनों चुनाव फरवरी और अक्टूबर वाला पहले लड़े, लोकसभा 4 में लड़े, और 2001 से 5 तक जिला परिषद के इलेक्टेड मेंबर है, और मेरी दोनों आंख से ब्लाइंड पत्नी 2006 से 10 तक जिला परिषद के इलेक्टेड मेंबर। लेकिन अब जो है, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं, क्या इससे यादव नाराज नहीं होंगे? यादव तो हमको कभी रिकॉग्नाइज न किया, और जात की मैं पॉलिटिक्स नहीं किया, मैं समाजवादी हूँ, आज तक जात सभा में नहीं गया। लालू यादव पर जात मीटिंग करने आए थे, रामशरण बाबू उसमें गए थे, सब कम्युनिस्ट आए, सब लोग गए, लेकिन मैं कहा कि मैं जात के मेंबर और पार्टी के मेंबर नहीं रहूंगा, आज तक नहीं गया। और इसीलिए यादव हमको पसंद नहीं करता, यादव नहीं पसंद करता तो अंदर से खुश रहते हैं। अम्बेडकर को भी दलित पसंद जीवन काल में नहीं किया, बाद में लोग उसको भगवान मान ले। इतिहास मेरा होगा, इतिहास मेरा को लोगों ने बाद में भगवान मान लिया। तो मेरा जन्म हुआ है समाज में, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उपेंद्र जी, उसके लिए लड़ने के लिए हम एमएलए एमपी बनने के लिए जन्म नहीं लिए थे। हम जो काम कर रहे थे वो परिस्थिति नेता दे दिया, उम्मीदवार बन, हमारी कोई आकांक्षा नहीं थी, और उसके लिए हम राजनीति में आए भी नहीं थे। हम विद्यार्थी जीवन में जब हम धनबाद पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे तो प्रथम बार हम जेल गए थे 1970 में, 4 महीना रहे थे। लालू जी के कहा भी था कि आपसे राजनीति में सीनियर हूँ, आप 75 में जेल गए, हम 70 में गए। चलिए, उम्र में आप हमसे सीनियर हैं, आप हमारे नेता हैं, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं। आपको समय साथ दिया, हमारा साथ नहीं दिया। ओबरा में वीरेंद्र सिंह कैसे जीत गए, रामविलास सिंह के खिलाफ नारेबाजी क्यों हुई, बहुत स्पष्ट तरीके से राजीव रंजन जी ने बताया। एक अपील करता हूं कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और हम बातचीत करते हैं इतिहास बताने के लिए, किसी की आलोचना निंदा से परे होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी